Friends, welcome to Short Way of Learning Pariksha classes. And you know about Pariksha classes, and we can talk about section 21 यानी कि धारा 21. You know about IPC. We can discuss about IPC. So this is section 21 for IPC, and we can start for this topic. हम स्टार्ट करते हैं इस धारा को. तो धारा 21 में आप लोग देख रहे हैं. धारा 21 जो संबंधित है वो है हमारे लोक सेवक या फिर पब्लिक सर्वेंट से. ठीक है, तो उसमें देख लेते हैं लोक सेवक शब्द. लोक सेवक शब्द ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो सिमन पश्चात निम्नलिखित वर्णों में से किसी में आता है. अर्थात कौन कौन से वर्णों में आता है, किस किस चीज़ों में आता है, इसके कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं. इसमें अलग अलग तरीके से मैंने इसमें डिफाइन करा है, अलग तरीके से समझाने की कोशिश करी है. तो पहला पॉइंट देख लेते हैं भारत की सेना, यानी कि भारत की सेना. इसमें नौसेना, वायुसेना और कहा गया आयुक्त अधिकारी, सबकी बारे बात करी गई. जितने अधिकारी ये सब इसमें आते हैं लोक सेवक के में. ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, हर न्यायाधीश कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तिगत के किसी भी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहित करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो. ठीक है, ये भी हमारा लोक सेवक होता है यानी पब्लिक सर्वेंट होता है. उसका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं न्यायालय. न्यायालय का हर अधिकारी जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवर या कमिश्नर आता है. ठीक है, जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य हो कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए या अधिप्रमाणित करे. ठीक है, यानी न्यायालय का भी जो अधिकारी होता है उसके अंतर्गत जो आते हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवक होते हैं. उसका पॉइंट 4 देख लेते हैं. पॉइंट 4 में है हमारा, पॉइंट 4 है हमारा, किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर जरूरी सदस्य, आकलन करने वाला या पंचायत का सदस्य. ठीक है, यानी जो गांव में पंचायत वगैरह होती है उसका सदस्य वो भी लोक सेवक होता है. फिर पांचवा पॉइंट देखते हैं, हर मध्यस्तर या अन्य व्यक्ति जिसे किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोगों प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय, निर्णय या कोई रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया हो. छठा पॉइंट देते हैं, हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद पर धारण करता हो जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को कारावास में करने या रखने के लिए सशक्त है. ठीक है, साथ में देख लेते, सरकार हर अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी से नाते या कर्तव्य हो वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की सूचना दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या जनता के स्वास्थ्य सुरक्षा या सुविधा की सुरक्षा करे. ठीक है, ये सब हमारे लोक सेवक में आते हैं. यानी कि सिंपल भाषा में हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो सब लोक सेवक होते हैं या पब्लिक सर्वेंट होते हैं. ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट है देख लेते हैं हम लोग. ठीक है, आठवां पॉइंट है, हर अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य हो कि वह सरकार की ओर किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे, व्यय करे या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, मूल्यांकन या अनुबंध करे या किसी राजस्व आदेश का निष्पादन करे या सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्य या रिपोर्ट, सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणित करे या यह सरकार धन संबंधी हितों की रक्षा के लिए किसी विधि के अतिक्रमण को रोके. ठीक है, और जैसे कि आप लोग लास्ट में देख रहे हैं जो मैंने लिखा है, जो सरकार से तनख्वाह लेता हो. ठीक है, जो सरकार से तनख्वाह लेता हो वो. ठीक है, तो वही मैंने कहा ना कि सिंपल भाषा में जो सरकारी या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो सब के सब लोक सेवक होते हैं. वही कहा गया जो सरकार से तनख्वाह लेता हो वो लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं. नाइन्थ पॉइंट्स में देख लेते हैं. ठीक है, ये पॉइंट मैंने लिखे ताकि अलग अलग जगह पे होते हैं ना, जैसे न्यायालय में अलग होता है, पुलिस स्टेशन अलग हो गया. ठीक है, PWD कॉलोनी हो गई. ठीक है, ऐसे जो आधार कार्ड बनाते हैं वो भी एक तरीके का पब्लिक सर्वेंट कहा जाते हैं. तो उन सबको वैसे क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैंने आप लोग को अलग अलग पॉइंटों में समझाने की कोशिश करी है. ठीक है, तो आप देखते हैं नाइन्थ पॉइंट है, हर अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी से नाता यह कृत्य हो कि वह किसी ग्राम, नगर, जिले की किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य
योजन के लिए किसी संपत्ति के ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, कोई सर्वेक्षण या मूल्यांकन करे, या कोई आरोपित राशि या उद्ग्रहित करे, या किसी ग्राम, नगर या जिले के लोग के अधिकारों के सुनिश्चित करने के लिए कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित कृत करे या रखे, वो सब भी लोक सेवक कहलाते हैं। ठीक है, 10 पॉइंट देते हैं। हर व्यक्ति जो कोई पद धारण किए हो, जिसके आधार पर वह निर्वाचन नामावली तैयार करे, प्रकाशित करने, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने के लिए, या निर्वाचन के किसी भी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो, वो सब लोक सेवक कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे हमारा 11वां पॉइंट है, हर व्यक्ति जो का पॉइंट कह रहा है सरकार की सेवा या वेतन में हो, या किसी लोक कृत्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो। ठीक है, जैसे मैंने जो आधार कार्ड वाला दिया था, ये देखो नीचे लिख रखा है मैंने, जो आधार कार्ड बनाते हैं वो भी आएंगे इनमें। ठीक है, खा पॉइंट है, स्थानीय प्राधिकारी की अथवा केंद्र, प्रांत या राज्य के अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित नियम की अथवा कंपनी अधिकारी 1956 का पहला यथा परिभाषित सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में हो। ठीक है, उसके बारे में बात करी गई है। और इसमें ये जो है ये गलत है, ये मिसप्रिंट हो गया था, इस पर ध्यान न दीजिएगा। तो ये हमारा अलाइन पॉइंट था, यानी कि जो आधार कार्ड वगैरह बनाते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं लेकिन सरकार का ही काम करते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं जो संविदा पे जो लोग काम करते हैं ना, ठीक है, जो लोग संविदा पे काम करते हैं वो लोग भी इस चीज़ में शामिल आएंगे, जैसे आधार कार्ड बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से और भी कई सारी कैटेगरी हैं। ठीक है, जो सरकारी एम्प्लॉय नहीं होते लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के लिए ही काम करते हैं। ठीक है, तो और जैसे जो गार्ड वगैरह होते हैं ना, कुछ गार्ड होते हैं जिनकी सैलरी गवर्नमेंट ही देती है, भारत सरकार द्वारा आती है। ठीक है, तो वो सब भी इन सब में इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। और आगे हमारा जो धारा है वो 22 धारा यानी कि सेक्शन 22 है। ठीक है, इसमें है चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी इसमें आप लोग नाम से ही समझ रहे हैं चल संपत्ति। चल संपत्ति का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि वो संपत्ति जो चल सके। ठीक है, जैसे हमारी बाइक है, ठीक है, बाइक जो है हमारी चल सकती है। ठीक है, या फिर जो हमारे गहने वगैरह हैं, ठीक है, गोल्ड वगैरह हैं, वो सब हमारी चलते हैं। लेकिन भूमि, जो हमारी भूमि है या फिर ज़मीन है, ये ज़मीन हमारी नहीं चल सकती। तो उसी चीज़ के बारे में से बात करेंगे, तो एक बार इसे देख लेते हैं। चल संपत्ति शब्दों से यह आशय है कि इनके अंतर्गत हर भांति की भूत संपत्ति आती है, किंतु भूमि और वे चीज़ें जो भूबद्ध हो यानी चल ना सकें। ठीक है, भूबद्ध किसी चीज़ से स्थायी रूप में जकड़ी हुई हो, इनके अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, तो ज़मीन को छोड़ के बाकी जो संपत्ति हमारी चल सकती है, यानी मूवेबल, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, एक लोग से दूसरे लोग के पास जा सकती है, उस चीज़ के बारे में बात करिए। तो धारा 22 यानी सेक्शन 22 है चल संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, और अब आता है हमारा धारा 23 यानी कि सेक्शन 23। सेक्शन 23 में क्या है, सदोष अभिलाभ यानी कि हानि। ठीक है, रॉन्गफुल गेन, जो गलत करते हैं उस चीज़ को लेकर। ठीक है, सदोष अभिलाभ। ठीक है, सदोष अभिलाभ विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति या अभिलाभ है जिसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से उसका हकदार ना हो। ठीक है, और सदोष हानि का मतलब सदोष हानि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिसे हानि को उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से उसका हकदार ना हो। यानी किसी को हानि हो लेकिन उसे, जिसे कहते हैं ना कि उससे उठाने वाला वो ना हो, यानी कि वो उसकी संपत्ति ना हो। ठीक है, तो वो है सदोष हानि। आगे बढ़ते हैं, इसी में ही है सदोष अभिलाभ प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति सदोष लाभ रखता है और सदोष लाभ अर्जित करता है तो उस व्यक्ति द्वारा सदोष अभिलाभ प्राप्त कहा जाता है। ठीक है, सदोष हानि उठाना, जब किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है या सदोष वंचित किया जाता है तो उस व्यक्ति द्वारा सदोष हानि उठाना कहा जाता है। ठीक है, धारा 24 यानी सेक्शन 24 में क्या है, हमारी डिसऑनेस्टी यानी कि बेईमानी, जो लोग बीमारी वगैरह करते हैं, ठीक है, उस चीज़ को लेके है धारा 24 सेक्शन 24। और सेक्शन 25 फ्रॉड यानी कि कपट,
ठीक है, किसी को झूठ फ्रॉड करके या किसी के साथ हम झूठ बोलकर किसी की संपत्ति हड़प लें, ये सब जो फ्रॉड वाले जितने काम होते हैं, ठीक है, या किसी से बोल दे कि भैया हमें 5,000 जरूरत अगले महीने हम आपको 5,000 दे देंगे, हमने नहीं दिए, तो एक तरीके का फ्रॉड हो गया। या किसी को बताया कि भैया ये जो हम कोई मोबाइल सेल कर रहे हैं, भैया ये मोबाइल जो है हमारा, ये हमारा 10,000 का करीब है, ठीक है, और हमें वो हमारा मोबाइल 8,000 का था, तो ये एक तरीके बाद में से पता चला, तो यानी कि तो उनने हमारे साथ फ्रॉड किया, चीटिंग करी थी, वही चीज़ है, इसमें फ्रॉड है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारी धारा 26 है, यानी कि सेक्शन 26 के तहत हमारा क्या है, विश्वास करने का कारण, रीज़न टू बिलीव, ठीक है। यानी कि कभी देखा होगा कि अदालत में आते हैं तो जो हमारे न्यायाधीश होते हैं, यानी जो हमारे जज होते हैं, वो क्या कहते हैं, हमें सबूत दो। जो अगर इसने चोरी करी है, मान लो कोई व्यक्ति इसने चोरी करी है, ठीक है, तो पुलिस वाले या बाकी जो भी उसके खिलाफ होते हैं तो वो कहते हैं कि इसके खिलाफ सबूत दो हमें, ठीक है, कि इन्होंने चोरी की, साबित करो कि इन्होंने चोरी की, यानी कि एक तरीके से एविडेंस, ठीक है। तो उस चीज़ की बारी तो धारा 26 जो है हमारी यही कहती है कि विश्वास करने का कारण, विश्वास करने का क्या कारण है, कोई सबूत होना चाहिए, ठीक है, तभी तो वैसे करेंगे, जैसे कि हम, ठीक है, मेरा नाम अंकित है, कैसे है मेरा नाम अंकित, ठीक है, हमारे माता पिता ने लिखा रखा। उसके बाद में हमारी जो इंटर की मार्कशीट है, हमारी वोटर आईडी है, ठीक है, और हमारा आधार है, ठीक है, तो ये सब क्या है, एक तरीके से हम साबित कर देंगे ना कि हाँ हम ही अंकित है, मेरा नाम ही अंकित है, या जैसे जो भी नाम है जिसका भी, तो मतलब एक तरीके से एविडेंस यही होता है, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारी है धारा 27। धारा 27 सेक्शन 27 हमारा कहता है, प्रॉपर्टी इज पोसेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क्स एंड सर्वेंट, यानी कि आपकी कोई संपत्ति, ठीक है, पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति, उसके बारे में बात करेगी। यानी सिंपल से मैंने नीचे एग्जांपल देकर समझाया है कि एक चोर है, उसने वो गहना चुराता है, ठीक है, उस चोर को हम एक्स मान लेते हैं, तो एक्स व्यक्ति ने गहना चुराया, ठीक है, और उसकी पत्नी जो है वो वाई है, ठीक है, उसने उस गहने को रख लिया। उसके बाद में तहकीकात हुई और उस आदमी या वो चोर जो पकड़ गया, ठीक है, वो चोर भी पकड़ा गया, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी थी, वो चोर की जो पत्नी है वो कहती कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, यानी कि ये गहने जो हैं वो मेरे हैं, ठीक है। तो इसके तहत सज़ा दोनों को दी जाएगी कि ये गहने जो को तुम्हारे पति के, तो वो कहाँ से लाया जब उसके पास पैसे नहीं थे, ठीक है। तो इस सब यही चीज़ पूरी कही गई, तो यही चीज़ मैं लिखी है। चोर, एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। चोर के गहने किसी एक्स व्यक्ति ने चुराए और चोरी के गहने किसी एक्स व्यक्ति ने चुराए और एक्स की पत्नी वाई ने रख लिए उन गहनों को, तो गहने तो चोरी के हैं, तो गहने एक्स और वाई के नहीं माने जाएंगे, गहने उसके माने जाएंगे जिसने उसे खरीदा था, ठीक है। लेकिन केस एक्स और वाई दोनों पर चलेगा, जो केस चलेगा, जो अपराध करा है वो अपराध दोनों पे ही चलेगा, ठीक है, वही बात करी गई है। और एक दूसरा फॉर एग्जाम्पल मैंने नीचे लिखा है, जैसे कि किसी का एक पेट्रोल पंप है, अब पेट्रोल पंप यार जिसका ओनर होता है वो तो नहीं चलाता, उसका मैनेजर चलाता है, यानी इसका जो क्लर्क होता है वो चलाता है, ठीक है, तो वही है। और वो 5 लीटर की जगह कितना 4 लीटर दे रहा था, तो ये हमारा IPC अध्याय 13 के तहत अपराध है। तो उसमें सज़ा किसे होगी, मैनेजर को भी होगी और पेट्रोल पंप को भी। पेट्रोल पंप वाले को कुछ नहीं मान, लेकिन उसके बावजूद भी पेट्रोल पंप वाले को सज़ा होगी, क्यों, क्योंकि उसे देखना चाहिए था। तो यही कहती है हमारी धारा 27, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारी धारा 28 है, और सेक्शन 28 से हम बोलते हैं, इसे बोलेंगे काउंटरफीट या कूटकरण, नकल कॉपी। यानी सिंपल सा है, यानी कि हमारी जो कॉइन है, ठीक है, या हमारी जो करेंसी है, ठीक है, हमारी करेंसी के जो नकली नोट बनाए जाते हैं, या फिर भारत सरकार की जो मोहर होती है ना, मोहर की बात कर लेते हैं, भारत सरकार की जो मोहर से नकली, मतलब नकली बना के और फर्जी साइन ऑन करके और काम चला रहे हैं अपना आगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी किस में आती है, यानी ये सब चीज़ें हमारी आ जाती हैं धारा 28 में। नकली कॉपी, ठीक है, या नकली नोट बनाना, या नकली किसी के हस्ताक्षर कॉपी करना या मोहर करना, ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी किसमें काउंटरफीट में आती है, यानी धारा 28 सेक्शन 28 में आती है। सेक्शन 29 क्या है, डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज। दस्तावेज हमारे कई फॉर्म में होते हैं, लेटर शब्दों के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, फिगर के फॉर्म में होते हैं, मार्क्स यानी चिन्हों के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। नीचे लिखा हुआ आकृति, अक्षर, चिन्ह या इनमें से किसी एक या ऐसे अधिक माध्यम द्वारा प्रयोग करते हैं, ठीक है। पावर ऑफ अटॉर्नी, मानचित्र या इसे मैप या दिशा निर्देश जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। दस्तावेज यानी कि जो हमारे हाई स्कूल इंटर के जो भी कागज़ वगैरह हैं, ये सब भी हमारे एक तरीके क्या है, दस्तावेज हैं, कागज़ हैं, ठीक है।
उसका ना धारा 29 ये है, ये हमारे बाद में जोड़ी गई थी, ठीक है। इसे IT एक्ट 2000 के तहत जोड़ी गई, ठीक है। इस IT और धारा 29A में क्या है, इलेक्ट्रिक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो हमारे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, क्योंकि डिजिटल तो बाद में आया, अब शुरू हुआ है सारा काम डिजिटल में, तो यानी जो डिजिटल हमारे डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बात करी गई है किसमें, धारा 29A में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट धारा है हमारी, क्योंकि ये एडिशनल जोड़ी गई। इसे क्वेश्चन इस तरीके पूछा था, धारा 29 किसके तहत या कौन से एक्ट के तहत जोड़ी गई, तो IT एक्ट 2000 के तहत जोड़ी गई, ठीक है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, जो हमारे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो ये हमारी धारा 20 तक आज हम कंप्लीट कर चुके हैं, और आगे हम और भी धारा देखेंगे। तो फिर वीडियो कैसी क्या लगी बताइएगा, और यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है, तो इसलिए यार लाइक कमेंट शेयर तो बनता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।